नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उन हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल शुरू में है लेकिन बहुत जरूरी है। हाँ, भाग 1, 2 और 3 बिल्कुल, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। संविधान की नींव कह सकते हैं इसे। सही कहा। और हमारी ये जो बातचीत है ये भारतीय संवैधानिक कानून के मूल सिद्धांत नाम के एक दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो मकसद क्या है? मकसद है ये समझना कि भाई भारत बना कैसे है, यहाँ का नागरिक कौन है, और सबसे बड़ी बात, हमें और आपको मतलब नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं। हाँ, ये तीनों ही पहलू बहुत बुनियादी है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, संघ और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1। हाँ, पहला ये अनुच्छेद कहता है भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स ही क्यों? अमेरिका की तरफ फेडरेशन क्यों नहीं? कुछ तो सोचा होगा इसके पीछे। बिल्कुल सोचा था, बहुत सोच समझ कर ये शब्द चुना गया। अच्छा। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के पीछे दो मुख्य वजह थी। अच्छा। पहली कि हमारा संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिका में हुआ था कि राज्य साथ आए और उन्होंने एक फेडरेशन बनाया। ओके, तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं था। नहीं। और दूसरी वजह, जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है, वो ये कि राज्यों को इस संघ से अलग होने का कोई हक नहीं है। मतलब कोई राज्य चाहे तो ये नहीं कह सकता कि मैं भारत से अलग हो रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। ये संघ अटूट है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। संविधान बनाने वालों ने भारत की एकता और अखंडता पर जोर देने के लिए ही ये शब्द इस्तेमाल किया। और इस संघ में क्या क्या आता है? राज्य तो हैं ही। हाँ, इसमें राज्य हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और वो इलाके भी शामिल हैं जो भारत शायद भविष्य में हासिल करे। अच्छा, तो संघ तो अटूट है, ये बात साफ हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि नए राज्य बनते रहते हैं, राज्यों की सीमाएं भी बदल जाती हैं, कभी नाम भी बदल दिए जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है फिर? ये अनुच्छेद 2 और 3 में है शायद? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 2 संसद को ये ताकत देता है कि वो कानून बनाकर किसी नए राज्य को संघ में शामिल कर ले या कोई नया राज्य बना दे। जैसे सिक्किम का विलय हुआ था। बिल्कुल सही। 1975 में सिक्किम इसी अनुच्छेद के तहत भारत का हिस्सा बना। और अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को और भी ज्यादा शक्ति देता है मौजूदा राज्यों के संबंध में। अच्छा, वो कैसे? संसद कानून बनाकर किसी मौजूदा राज्य का क्षेत्र मतलब एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है या फिर उसका नाम भी बदल सकती है। अरे, मतलब किसी राज्य का नक्शा ही बदल सकती है संसद? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए उस राज्य से पूछना तो पड़ता होगा ना, जिसकी सीमा बदल रही है या नाम बदल रहा है। उनकी सहमति कितनी मायने रखती है? देखिए, पूछना जरूरी है पर सहमति जरूरी नहीं है। ये कैसे? प्रक्रिया यह है कि ऐसा कोई भी बिल मतलब विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में नहीं लाया जा सकता। और अगर वो बिल किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम पर असर डाल रहा है तो राष्ट्रपति उसे उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए। हाँ, तो वो राय देंगे? वो राय देंगे, लेकिन यही वो पेच है, राज्य विधानसभा जो भी राय दे उसे मानने के लिए न तो राष्ट्रपति बाध्य है न ही संसद। क्या बात कर रहे हैं? मतलब राय सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? एक तरह से कह सकते हैं। बाबूलाल पराटे वाले केस में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये सिर्फ राय लेना है, उनकी मंजूरी लेना नहीं। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने में राज्यों की मर्जी अंतिम नहीं है। अच्छा, तो ये जो बदलाव होते हैं, नया राज्य बनाना, सीमा बदलना, क्या इन्हें संविधान का संशोधन माना जाता है? मतलब क्या आर्टिकल 368 वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 4 तस्वीर में आता है। अच्छा। अनुच्छेद 4 साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून, भले ही उससे किसी राज्य का नाम या सीमा बदल रही हो, उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब? इसका सीधा मतलब है कि संसद ये बदलाव साधारण बहुमत से कर सकती है। विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है जो संविधान संशोधन के लिए चाहिए होती है। अच्छा। हाँ, बस इसके साथ साथ संविधान की पहली अनुसूची जिसमें राज्यों की लिस्ट है और चौथी अनुसूची जिसमें राज्यसभा सीटों का बंटवारा है, उनमें जरूरी बदलाव कर दिए जाते हैं। समझ गए। तो ये था भारत की संरचना का मामला। अब आते हैं यहाँ रहने वाले लोगों पर, यानी नागरिकता पर। संविधान का भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11। हाँ, नागरिकता। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो कौन भारत का नागरिक बना? क्या क्राइटेरिया था? अनुच्छेद 5 ने इसका जवाब दिया। उसने कहा कि उस दिन कोई भी व्यक्ति जिसका अधिवास यानी डोमिसाइल भारत में था। डोमिसाइल मतलब जो भारत को ही अपना स्थायी घर मानता था, यहीं रहने का इरादा रखता था। ओके। तो जिसका डोमिसाइल भारत में था और साथ में 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता था। 3 शर्तें कौन सी? पहली,
या तो वो खुद भारत में जन्मा हो, दूसरी या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, ठीक है, या तीसरी वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से मामूली तौर पर भारत में रह रहा हो। अच्छा, तो इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी हो और डोमिसाइल हो तो वो नागरिक बन गया। हाँ बिल्कुल, वो भारत का नागरिक माना गया। ये तो काफी साफ है। लेकिन वो समय तो बंटवारे का था, बहुत उथल पुथल थी, लाखों लोग इधर से उधर हुए। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनका क्या हुआ, उनके लिए क्या नियम थे? हाँ, बंटवारा एक बहुत बड़ी हकीकत थी, तो उसके लिए संविधान में अलग से प्रावधान थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके लिए क्या शर्तें थी? इसमें भी थोड़ी कैटेगरीज थी, जैसे अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया था और तब से यहीं रह रहा था, तो उसे सीधे नागरिक मान लिया गया। और जो उसके बाद आए? उन्हें कुछ और शर्तें पूरी करनी होती थी और बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। इसी तरह अनुच्छेद 7 उन लोगों की बात करता है जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में परमिट लेकर भारत लौट आए। अच्छा, उनके लिए भी प्रावधान था? हाँ, ये सब उस वक्त की असाधारण परिस्थितियों को संभालने के लिए था। और जो भारतीय मूल के लोग थे लेकिन उस समय भारत से बाहर रह रहे थे, जैसे किसी और देश में, उनके लिए अनुच्छेद 8 था। वो लोग कुछ शर्तों के साथ जिस देश में रह रहे थे वहां के भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट में अपना नाम रजिस्टर करवाकर भारतीय नागरिक बन सकते थे। ठीक है। अब एक जरूरी सवाल, क्या कोई व्यक्ति एक ही समय पर भारत और किसी दूसरे देश दोनों का नागरिक हो सकता है? मतलब डुअल सिटीजनशिप? नहीं, इस मामले में संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। अनुच्छेद 9 साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। अपने आप? हाँ, अपने आप। भारत सिंगल सिटीजनशिप के सिद्धांत को मानता है। आपको चुनना होगा, या तो आप भारत के नागरिक हैं या किसी और देश के, दोनों एक साथ में। तो एक बार नागरिकता मिल गई, मान लीजिए अनुच्छेद 5, 6, 7 या 8 के तहत, तो वो बनी कैसे रहती है और भविष्य में नागरिकता के नियम कौन बनाएगा? अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भी व्यक्ति इन प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक है या माना जाता है वो आगे भी नागरिक बना रहेगा। लेकिन ये नागरिकता संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगी। अच्छा, तो फाइनल अथॉरिटी संसद के पास है? बिल्कुल, और यही बात अनुच्छेद 11 में और साफ हो जाती है। ये अनुच्छेद संसद को नागरिकता हासिल करने, नागरिकता खत्म करने और नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने का पूरा और अकेला अधिकार देता है। मतलब नागरिकता के सारे नियम संसद तय करेगी? हाँ, और इसी अधिकार का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया। और उसी में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं? बिल्कुल, जैसे 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लाया गया, वो इसी 1955 के एक्ट में एक संशोधन था। संसद को अनुच्छेद 11 से ये शक्ति मिलती है। चलिए, नागरिकता की बात भी समझ आ गई। अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है और शायद जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को सबसे ज्यादा छूता है। भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, संविधान का दिल कह सकते हैं इसे। अनुच्छेद 12 से शुरू होता है ये, और अनुच्छेद 12 खुद कोई अधिकार नहीं देता, बल्कि वो राज्य यानी स्टेट शब्द को परिभाषित करता है। ये परिभाषा इतनी जरूरी क्यों है? ये परिभाषा बेहद जरूरी है क्योंकि ज्यादातर मौलिक अधिकार हमें राज्य के खिलाफ मिलते हैं। मतलब ये अधिकार राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। तो पहले ये तो पता हो कि ये राज्य है कौन जिसके खिलाफ हम ये अधिकार मांग सकते हैं। सही बात है। तो कौन कौन आता है इस राज्य में? अनुच्छेद 12 के हिसाब से राज्य में शामिल हैं भारत सरकार और संसद यानी केंद्र सरकार। ठीक है, राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल यानी राज्य सरकारें। सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह। और अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज, जो भारत के क्षेत्र में हो या भारत सरकार के नियंत्रण में हो। ये अन्य प्राधिकारी क्या भला है? ये तो बड़ा अस्पष्ट सा लगता है। हाँ, ये शब्द जानबूझकर व्यापक रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में इसकी व्याख्या की है, जैसे अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब 1981 का केस है। उसमें क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कुछ टेस्ट बताए, जैसे अगर किसी संस्था को सरकार से बहुत ज्यादा पैसा मिलता हो या सरकार का उस पर गहरा नियंत्रण हो या वो सरकार के काम कर रही हो तो उसे भी राज्य माना जा सकता है, भले ही वो सीधे तौर पर सरकारी विभाग ना हो। मतलब कोई सरकारी कंपनी या कोई यूनिवर्सिटी भी? हाँ बिल्कुल,
LIC, ONGC या कोई यूनिवर्सिटी जैसे सरकार से मदद मिलती है, वो भी कुछ मामलों में राज्य के दायरे में आ सकती हैं और उनके खिलाफ भी मौलिक अधिकारों का दावा किया जा सकता है। तो ये दायरा काफी बड़ा है। अच्छा, राज्य की परिभाषा के बाद आता है अनुच्छेद 13। इसे तो मौलिक अधिकारों का प्रहरी या गार्ड कहा जाता है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की असली ढाल है। ये दो बहुत जरूरी बातें कहता है। क्या? पहली बात कि संविधान लागू होने से पहले के जितने भी कानून भारत में लागू थे, अगर वो कानून मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते, मतलब उनके खिलाफ जाते हैं, तो वो उस हद तक शून्य माने जाएंगे जहां तक वो मेल नहीं खाते। यानी पुराने कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ थे वो बेकार हो गए। हाँ, उस हिस्से तक। और दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य यानी सरकार, संसद, विधानसभा कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। और अगर बना दिया तो अगर ऐसा कोई कानून बन भी गया तो वो भी उस हद तक शून्य माना जाएगा जहां तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अच्छा, तो क्या इसी अनुच्छेद 13 से कोर्ट को वो पावर मिलती है जिसे न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, मतलब कानूनों को जांचने और रद्द करने की शक्ति? हाँ, बिल्कुल। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का एक बड़ा आधार यही अनुच्छेद 13 है। इसी के तहत अदालतें देखती हैं कि संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून संविधान के दायरे में हैं या नहीं, खासकर मौलिक अधिकारों के। ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं सीधे अधिकारों पर। पहला ग्रुप है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। ये सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, क्या इनमें कोई अंतर है? हाँ, इनमें एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये एक तरह से ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, किसी को खास छूट नहीं मिलेगी। ओके। और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका मतलब है कि जो लोग समान परिस्थितियों में हैं, उनके साथ कानून समान व्यवहार करेगा। मतलब ये कि अगर परिस्थितियां अलग हैं तो कानून अलग अलग व्यवहार कर सकता है, लेकिन ये भेद या वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्क संगत होना चाहिए। जैसे टैक्स के अलग अलग स्लैब बनाना। अच्छा, तो भेदभाव हो सकता है अगर उसका कोई वाजिब आधार हो। हाँ, उसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार केस में कोर्ट ने इसे समझाया था। ठीक है। अब अनुच्छेद 15, ये तो साफ तौर पर भेदभाव पर रोक लगाता है। हाँ, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सिर्फ शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ। बिल्कुल। मतलब इन आधारों के अलावा किसी और वाजिब आधार पर भेद हो सकता है। और ये रोक दुकानों, होटलों, पब्लिक रेस्टोरेंट, कुओं, तालाबों, सड़कों जैसी सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल पर भी लागू होती है। कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ये भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसी अनुच्छेद में कुछ अपवाद भी तो हैं, जैसे महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। हाँ, बिल्कुल है। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। और पिछड़े वर्गों के लिए? हाँ, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SC, ST और बाद में OBC के लिए विशेष प्रावधान करने की इजाजत देते हैं, जैसे शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण। इसी से जुड़ा हुआ है वो मशहूर इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस भी कहते हैं। हाँ, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस बहुत लैंडमार्क है। इसने OBC के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण को संवैधानिक माना, लेकिन साथ ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया कि पिछड़े वर्गों के संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और 50% की सीमा भी लगाई थी। हाँ, कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में इसे पार किया जा सकता है। ओके। और अनुच्छेद 16, वो भी नौकरियों से जुड़ा है? हाँ, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। मतलब धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, अगर उनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है। तो 15 और 16 में आरक्षण के प्रावधान है। अब अनुच्छेद 17 और 18, ये भी समानता के अधिकार में ही है। हाँ, और ये बहुत खास हैं।
अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म करता है, और सिर्फ खत्म नहीं करता बल्कि इसे एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने इस सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। इसके लिए बाद में संसद ने कानून भी बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। हाँ, ये कहता है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मानों को छोड़कर कोई और उपाधि, टाइटल प्रदान नहीं करेगा, जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, सर, ऐसी उपाधियां अब नहीं दी जा सकती। तो फिर भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब क्या है? कोर्ट ने कहा है कि ये सम्मान है, उपाधियां नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन इन्हें नाम के आगे पीछे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये था समानता का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 तो जैसे आजादियों का एक बंडल है। हाँ, कह सकते हैं। इसे लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 तरह की महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं देता है। कौन कौन सी हैं वो 6? पहली, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी, शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरी, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी, भारत के पूरे क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवी, भारत के किसी भी हिस्से में बसने या रहने की स्वतंत्रता। और छठी, कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यापार, धंधा या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये तो बहुत व्यापक अधिकार है। प्रेस की आजादी भी इसी में आती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेस की आजादी अनुच्छेद 19(1)(a) यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सारी आजादियां क्या अनलिमिटेड हैं या इन पर कुछ रोक भी लग सकती हैं? नहीं, अनलिमिटेड तो कोई भी अधिकार नहीं होता। ये सभी स्वतंत्रताएं उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। उचित प्रतिबंध मतलब राज्य कुछ खास आधारों पर इन स्वतंत्रताओं पर वाजिब रोक लगा सकता है, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना। तो ये आधार दिए गए हैं। हाँ, और ये प्रतिबंध उचित होने चाहिए, मनमाने नहीं। ये उचित हैं या नहीं, ये अदालत तय करती है। यहीं पर सारा संतुलन बनता है। वो मेनका गांधी वाला केस आपने पहले भी मेंशन किया था। हाँ, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978 बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसने अनुच्छेद 19 और खासकर अनुच्छेद 21 की व्याख्या को बहुत उदार और व्यापक बनाया। कहा कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक आजादी नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। अच्छा, अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 20 है, जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में कुछ सुरक्षा देता है। एक्ट लॉ मतलब किसी काम के लिए आपको तभी सजा मिल सकती है जब वो काम करते समय कानूनन अपराध था, और उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस समय तय थी, बाद में बढ़ाई गई सजा नहीं। ठीक है। दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण, नो डबल जेपर्डी, यानी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और सजा नहीं दी जाएगी। और तीसरा, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये तीनों ही निष्पक्ष ट्रायल के लिए बहुत जरूरी लगते हैं। बिल्कुल। और फिर आता है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे तो शायद संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं। ये बहुत छोटा सा अनुच्छेद है, लेकिन इसकी व्याख्या सबसे ज्यादा हुई है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एस्टैब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ। हाँ। शुरू में इसका मतलब समझा जाता था कि अगर कानून बनाकर कोई प्रक्रिया तय कर दी गई है तो उस प्रक्रिया से किसी की जान या आजादी ली जा सकती है। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया का होना काफी नहीं है, वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। यानी अब ये लगभग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जैसा हो गया है जो अमेरिका में है। और जीवन का मतलब भी सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने कहा जीवन का मतलब है गरिमा के साथ जीवन, और इसी आधार पर समय समय पर इसमें कई अधिकार शामिल माने गए हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार,
आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जिसे बाद में अनुच्छेद 21A के रूप में अलग से जोड़ा गया, और बहुत हाल ही में के.एस. पुत्तास्वामी केस 2017 में निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। अरे हाँ, निजता का अधिकार वो अनुच्छेद 21 के तहत ही मौलिक अधिकार बना। जी हाँ, तो ये अनुच्छेद लगातार विकसित हो रहा है और हमारे जीवन के कई पहलुओं को छूता है। इसी समूह में अनुच्छेद 22 भी है, वो गिरफ्तारी और नजरबंदी से जुड़ा है। हाँ, अनुच्छेद 22 दो तरह की बातें करता है। पहला हिस्सा उन लोगों के लिए है जिन्हें सामान्य आपराधिक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं? उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। ठीक है, और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। मतलब जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए शक के आधार पर बिना ट्रायल के हिरासत में रखा जाता है। ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, इसीलिए अनुच्छेद 22 इसके लिए भी कुछ सुरक्षा उपाय बताता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को सामान्यतः 3 महीने से ज्यादा निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड जिसमें हाईकोर्ट के जज हों इसकी मंजूरी ना दे। और नजरबंद व्यक्ति को भी कारण जानने और अपना पक्ष रखने का अधिकार है। चलिए, स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अगला समूह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हाँ। अनुच्छेद 23 किस बारे में है? अनुच्छेद 23 इंसानों के व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार यानी बिना पैसे के जबरन काम करवाना और इसी तरह के दूसरे जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है। ये दंडनीय अपराध है। इसमें बंधुआ मजदूरी भी आ जाएगी? बिल्कुल। और पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982 केस में, जिसे एशियाड वर्कर्स केस भी कहते हैं, कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज से कम पैसे दिए जाते हैं तो वो भी एक तरह का जबरदस्त श्रम ही माना जाएगा, भले ही उसने काम अपनी मर्जी से शुरू किया हो। ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। और अनुच्छेद 24? अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। बच्चों के शोषण को रोकने के लिए। हाँ, ये दोनों अनुच्छेद समाज के सबसे कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद आते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर, अनुच्छेद 25 से 28। ये भारत के सेक्युलर ताने बाने के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। अनुच्छेद 25 शायद सबसे बुनियादी है। ये हर व्यक्ति को, सिर्फ नागरिकों को नहीं, ध्यान दीजिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब अपने मन में ईश्वर या किसी भी शक्ति के साथ अपना संबंध तय करने की आजादी, और साथ ही किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, प्रोफेस, आचरण करना, प्रैक्टिस और प्रचार करना, प्रोपगेट का अधिकार देता है। मानना, आचरण करना और प्रचार करने का अधिकार। लेकिन क्या ये अधिकार भी एब्सोल्यूट है? नहीं, ये भी असीमित नहीं है। इस पर सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, मोरालिटी और स्वास्थ्य, हेल्थ के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही ये दूसरे मौलिक अधिकारों के भी अधीन है। प्रचार करने के अधिकार में क्या धर्म बदलवाना भी शामिल है? इस पर काफी बहस हुई है। रेवरेंड स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रचार करने के अधिकार में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। हाँ, कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहे तो वो उसकी अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का हिस्सा है। अच्छा, ये अंतर समझना जरूरी है। अब अनुच्छेद 26, 27, 28 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को कुछ अधिकार देता है, जैसे अपने धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार, अपने धर्म के मामलों का खुद प्रबंधन करने का अधिकार और चल अचल संपत्ति रखने और उसका प्रशासन करने का अधिकार। ये संस्थाओं के लिए है। और 27? अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव में खर्च की जानी हो। मतलब धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। टैक्स नहीं, लेकिन सरकार चाहे तो किसी धार्मिक स्थल पर तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए शुल्क ले सकती है। टैक्स और शुल्क में फर्क है। और अनुच्छेद 28? ये शिक्षण संस्थानों से जुड़ा है।
हाँ, ये सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर रोक लगाता है। पूरी तरह से। जो संस्थान पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलते हैं, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई संस्थान सरकार से सिर्फ मदद लेता है या मान्यता प्राप्त है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर किसी छात्र को उसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जब तक वो या उसके अभिभावक सहमति न दे। ओके। और अगर कोई संस्थान बना ही किसी ट्रस्ट के तहत है जहां धार्मिक शिक्षा जरूरी है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही उसे सरकार से मदद मिलती हो। समझ गई। चलिए अब इस चर्चा के लिए आखिरी समूह पर आते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाँ, हालांकि अनुच्छेद 29 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। अच्छा, क्या कहता है अनुच्छेद 29? अनुच्छेद 29 एक कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। किसी भी वर्ग मतलब इसमें बहुसंख्यक भी आ सकते हैं। सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये तो समानता के अधिकार जैसा ही है। हाँ, ये एक तरह से अनुच्छेद 15 का पूरक है, लेकिन यहाँ भाषा का आधार भी जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 30? ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। हाँ, अनुच्छेद 30 खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, चाहे वो धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। क्या अधिकार देता है? उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। मतलब वो अपने स्कूल, कॉलेज खोल सकते हैं और चला सकते हैं। बिल्कुल। और सरकार जब इन संस्थानों को मदद देगी तो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वो किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन अधिकारों पर भी काफी केस हुए हैं, जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज या टीएमए पाई फाउंडेशन। हाँ, बहुत हुए हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी 1992 और खासकर टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इन अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता, उनके एडमिशन प्रक्रिया, फीस तय करने के अधिकार और उन पर लागू होने वाले सरकारी नियमों की सीमाओं को काफी विस्तार से समझाया है। तो ये थे हमारे संविधान के पहले 3 भाग। भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 मौलिक अधिकार।